बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में अखलाक अहमद आपके सामने हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 21 आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउट ऑफ सेल। और इसमें फर्दर सब हेडिंग जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था। उसका एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाला बाकी है, वो हम डिस्कस करके उसके बाद हम उससे अगले प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस में जो हमने उसकी हेडिंग पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? गार्ड सेल जो हैं ये एक लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें अपर सरफेस जो है, अपर साइड इसकी वो क्या है? अपर एपिडर्मिस कहलाती है और लोअर साइड इसकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। अपर एपिडर्मिस जो है वो टोटली क्लोज होती है, उसके अंदर पोर्स नहीं होते। जो लोअर एपिडर्मिस हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स उसमें जो मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा हैं इनके बाहर दो किडनी शेप, बीन शेप, किडनी की शेप और बीन, लोबिये का बीज, बीन्स कहते हैं जिनको हम, लोबिये के बीज और किडनी की शेप के दो सेल इसके बाहर पाए जाते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोसिस विद गार्ड सेल्स। क्या ताल्लुक है इनका आपस में? या दूसरे लफ्जों में ऑस्मोसिस जो है वो गार्ड सेल्स इनकी मूवमेंट होती है। मूवमेंट किस तरह से होती है? इन्होंने इन स्टोमेटा को ओपन भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है। ठीक है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इस ऑस्मोसिस के टॉपिक में, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में गार्ड सेल्स किस तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जी, अभी हम बात कर रहे थे कि गार्ड सेल्स जो हैं वो किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग में ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रोल प्ले करता है। डे टाइम में और नाइट टाइम में दोनों में इनकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती है। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। ऑक्सीजन वो जो इसने फोटोसिंथेसिस के दरमियान प्रोड्यूस की होती है उसको ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लीफ जो है वो अंदर लेके आ रहा होता है। इन पोर्स में से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर से अंदर एंटर होती है और सारे पार्ट्स में, पूरे लीफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वाटर जो है वो इन वेसल्स के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है? वाटर भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, तो ये सारे सेल क्या हैं? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। जब फोटोसिंथेसिस कर ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेके आया था, फोटोसिंथेसिस करने से जो ऑक्सीजन उसमें से पैदा होगी वो क्या होगी? वो इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते से बाहर हवा में खारिज हो जाएगी। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्मोसिस के साथ किस तरह से डिपेंड करती है? हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है? यानी कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। डे टाइम में स्टोमेटा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से जो इसके सराउंडिंग सेल हैं क्या होगा? उनमें कंसंट्रेशन कम है।
जब उनमें कंसंट्रेशन कम है तो वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम अदर सेल्स टू गार्ड सेल्स। जो इसके सराउंडिंग में दूसरे जो उसके सेल्स हैं उनसे ग्लूकोज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? गार्ड सेल की तरफ। जब गार्ड सेल की तरफ मूव करेगा इस साइड से इस सेल की तरफ और इन साइडों से इस सेल की तरफ, दोनों साइडों से ये गार्ड सेल जो हैं ये फिल्ड हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हेडिंग पढ़ी थी, टर्जिड हो जाते हैं, सेल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उस सख्ती की वजह से ये क्या करते हैं? बो शेप, एक कमान की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जो टिपिकल बीन शेप जो है उसमें अंदर वाली साइड पे जो हमें उसके बो नज़र आती है, कमान नज़र आती है, वो शेप उसे कहते हैं बो शेप। बो कमान को कहते हैं, ये कमान होती है, तीर कमान जैसे होता है, इसे कहते हैं बो शेप। अब वो कहते हैं जब पानी इनके अंदर एंटर होगा तो ये टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड होते हैं तब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिस फॉर्म में अब हमें नज़र आ रहे हैं। इस स्टोमेटा के अंदर जो ओपनिंग आपको ओपन नज़र आ रही है, ये पोर जो आपको ओपन नज़र आ रहा है, इस फॉर्म में ये उस वक्त कन्वर्ट होगा जब ये दोनों सेल जो है वो टर्जिड होंगे और ये हार्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये हार्ड शेप में कन्वर्ट हुए, क्या हुआ? वाटर एंटर्स इन गार्ड सेल्स, डे टाइम में वाटर एंटर होता है, सो दे स्वेल, तब ये फूल जाते हैं एंड फॉर्म बोर्ड शेप, और कमान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। कमान की शक्ल इख्तियार करने की वजह से दरमियान में जो ओपनिंग डेवलप हो जाती है उसे हम कहते हैं कि इस वक्त स्टोमेटा ओपन हो गया है, इस वक्त स्टोमेटा का पोर ओपन हो चुका है। एंड देयर पोर इज ओपन, और स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है, वो पोर खुल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नाइट टाइम में क्या होगा। डे टाइम में इस तरीके से बाहर से पानी अंदर एंटर हुआ और इन्होंने क्या किया? स्वेलिंग हो गई। अब नाइट टाइम में जब ये सारे सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज से फिल्ड होंगे, उस वक्त क्या होगा? इसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, उनके अंदर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की इससे ज़्यादा होगी। जब इससे ज़्यादा होगी तो फिर अब कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होने की वजह से अब वाटर जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर देगा। जब जिस तरह से सुबह डे टाइम में इसके अंदर एंटर हुआ था, अब वाटर बाहर जाना मूव करना शुरू कर देगा दोनों साइडों से। जब वाटर बाहर मूव करेगा तो ये दोनों सेल फ्लैसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लूज हो जाएंगे, ये फर्म नहीं रहेंगे, ये उस तरह से सख्त नहीं रहेंगे जिस तरह से सुबह के टाइम थे। अब क्या होगा? इनकी जो सेंटर वाली शेप जो बो शेप में कन्वर्ट हुए थे, ये शेप ख़त्म हो जाएगी, इस सेल की ये साइड स्ट्रेट हो जाएगी, इस साइड की भी ये सेल साइड जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, और इस तरीके से ये पोर इसका क्लोज हो जाएगा। ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ चुकी हैं। नाइट टाइम में ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ने की वजह से फ्लैसिड फॉर्म में, लूज फॉर्म में सेल जुड़ गए आपस में एक दूसरे के साथ। अब वो सेंटर में उनके जो होल था वो ख़त्म हो चुका। अब क्या हुआ? वाटर मूव्स फ्रॉम गॉड सेल्स, अब फ्रॉम गॉड सेल मूव होके बाहर की तरफ जाएगा। सो दे लूज देयर शेप, अब वो अपनी शेप लूज कर देते हैं। सो देयर पोर इज क्लोज्ड, रात के टाइम में, नाइट टाइम में जो उसका पोर है, स्टोमेटा है, वो क्लोज हो जाएगा। ये थी रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोसिस विद गार्ड सेल्स। अदर वर्ड्स में इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोसिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑस्मोसिस के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। आगे एक टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है
ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या होगा, एक साइड पर हमने सॉल्यूशन 1 लिया, एक साइड पर सॉल्यूशन 2 लिया। अब इसमें देखें सॉल्यूशन 1 और ये है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन 2 में ज़्यादा है। ऑस्मोसिस के मुताबिक ये मूव करके फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 जाएगा वाटर इसका, और इस साइड से वाटर लेवल इसका जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, फ्रॉम सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन, जिस तरफ लोअर कंसंट्रेशन होती है, जहां पे सॉल्यूट कम होता है, वहां से हायर की तरफ जाता है, इधर से चला जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस उस वक्त होती है जब आप क्या करें, उस सॉल्यूशन पे जिसके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसके ऊपर आप कोई कंडीशन अप्लाई कर दें, आप प्रेशर अप्लाई कर दें, तो उस प्रेशर के तहत ये पानी फ्लो करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव सिर्फ और सिर्फ पानी ही करेगा। ये भी याद रखेंगे, फिल्ट्रेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है। फिल्ट्रेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल जो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं वो भी उसके साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ लार्जर मॉलिक्यूल्स को जो हैं वो कैप्चर करके रखता है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो पानी के साथ चले जाते हैं। जबकि इस प्रोसेस में जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से पार होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे केमिकल्स, दूसरे साल्ट्स जो उसके अंदर डिसॉल्व हैं, उनको दूसरी साइड पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस साइड पर सॉल्यूट पहले से कम है, वहाँ पर जब पानी ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन और भी ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये पहले भी हाइपोटोनिक है, जब पानी इसमें मिकदार और भी बढ़ जाएगी तो ये और ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाएगा। यही प्रोसेस आजकल हम जितना फिल्टर पानी बाहर से लेके आते हैं उससे क्या कहते हैं, RO प्लांट। RO प्लांट, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं RO प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स। उनमें यही तरीकाकार अपनाया जाता है। एक साइड पर फिल्टर्ड पानी रखा जाता है, दूसरी साइड से जो इम्प्योर वाटर है उसको आप दरमियान में जो आप उसके लेयर्स लगाएंगे, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे, उनका पोर इतना छोटा रखा जाता है कि वो उसमें से बैक्टीरिया को भी गुजरने नहीं देती। जब वो बैक्टीरिया भी नहीं गुजरेंगे, माइक्रो मिलीमीटर का साइज़ है उसका, तो सिर्फ उसमें से क्या चीज़ गुजरने देंगे, वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ पास होंगे तो इस डायरेक्शन में, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस साइड पर हमें बिल्कुल साफ और शफाफ पानी उसमें से मिलेगा, जिसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी जो है, बिल्कुल माइनर किस्म की क्वांटिटी जो है, वो साल्ट्स और डिसॉल्व पार्टिकल जो है उनकी मौजूद होगी। लेकिन वो हो सकते हैं जिनका साइज़ बैक्टीरिया से भी कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के लेवल तक हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, बैक्टीरिया उससे पार नहीं जाने देते। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में वही है, फ्रॉम सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर हायर होगी उससे पानी किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन ये याद रखेंगे, मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे। अगर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करें, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, उसे हम ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कहते। यहाँ पर वाटर मूव्स है, वाटर मूव्स फ्रॉम सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन। अगर पानी मूव करेगा तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, और अगर मॉलिक्यूल इटसेल्फ यानी कि सॉल्यूट मूव करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो तब क्या होगा, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे टॉपिक है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के हेडिंग में जब हम डिफाइन कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है
जो प्रोसेस डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी उस प्रोसेस के दौरान मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आप मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देख लें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अगर विदाउट, हमने पीछे जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे हमने सेल की बात की थी, वहां पर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन बनाई थी। सेल मेम्ब्रेन में एक साइड से दूसरी साइड पर हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स उसके मूव करके चले जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर सेल को कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। जहाँ पर नहीं करनी पड़ती वहाँ पर उस मेथड को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके कंप्लीटली अपोजिट, अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स विथ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एटीपी, अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी करनी पड़े हमें, ठीक है, विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हमें कब करनी पड़ती है, तब करनी पड़ती है जब हमें ऑलरेडी एक चीज की कंसंट्रेशन हमारे पास एक साइड पे ज्यादा है, हम फर्दर मॉलिक्यूल्स को उसी साइड पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। डिफ्यूजन में लार्जर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। वहाँ पर हमें एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। अगर हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ भेजनी पड़ जाए कोई चीज़, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर, सल्यूट को ट्रांसफ़र करना पड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमें वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। और सेल के अंदर कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको, सेल को मॉलिक्यूल जो हैं उनको अपनी मर्जी से जो है, इसे हम कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये डिफ्यूजन की हेडिंग में मैंने आपको बताया था, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऊपर से नीचे आ रही है। जिस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो रहा होता है, वैसे वैसे डिफ्यूजन में भी ऐसे ही होता है। डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन एक हायर है एक लोअर है, तो वो क्या है, हायर से लोअर की तरफ आ रही है, ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। लेकिन एक लोअर लेवल से जब आप हायर की तरफ जाना पड़ेगा तो आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूव कर रहे होंगे। जब आप अपोजिट मूव करेंगे, ग्रेडियंट आपका इधर आ रहा है, आप अपोजिट सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स, अब ये भी याद देख लें अच्छी तरह से, यहाँ पर वाटर का वर्ड नहीं यूज़ किया हमने, ये कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की है। मॉलिक्यूल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, उसमें अभी जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हम आयन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकती है। अब क्या है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया ये मूवमेंट जो है फ्रॉम लोअर टू हायर जो है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक वो होगी, अलोंग डिफ्यूजन होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो आप अपोजिट जा रहे होंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, बाय द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है। ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो ये काम हो सकता है, अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी मॉलिक्यूल को मूव नहीं करवा सकेंगे। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, न्यूरॉन सेल, नर्वस सेल, न्यूरॉन सेल, हमने लास्ट 8 क्लास में भी पढ़ा हुआ है उसके बारे में। न्यूरॉन सेल रेस्टिंग फेज, ये लिखा हुआ है न्यूरॉन सेल रेस्टिंग फेज।
जब वो सेल रेस्ट कर रहा होता है, नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। रेस्ट वो कब करता है? रेस्ट वो उस वक्त कर रहा है जब उसमें से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, वो आराम से बैठा हुआ है। जब वो आराम से बैठा होता है तो वो उस स्टेप की, उस पोजीशन की तैयारी करके बैठता है कि अभी सॉरी कि अभी अगर मैंने कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना होगा तो मुझे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे वो पहले से अपने पास अरेंज करके रखनी चाहिए। अब उस अरेंजमेंट के लिए वो क्या करता है? उस अरेंजमेंट के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है, क्योंकि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन मौजूद होती है आयंस की, वो उसको हेल्प करने के लिए, उसके प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उसके मुताबिक नहीं होती। उसके मुताबिक उसके कन्वर्ट करने के लिए वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो मज़ीद आयंस को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उसने सेल के अंदर का एनवायरनमेंट अपने तरीके से मेंटेन करके रखना है। उसको सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चाहिए और हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम चाहिए। अब ये हासिल करने के लिए उसको जो भी करना पड़ेगा वो करेगा, उसको एनर्जी कंज्यूम करके भी ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो इसको अंजाम देगा। कैसे करता है? ये इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डबल इसकी लिपिड बाइलेयर है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। अब वो कहता है इनसाइड सेल जो हैं वो सोडियम आयन यहाँ पर मौजूद हैं, सोडियम आयन यहाँ पर मौजूद हैं और सेल के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आप देख सकते हैं इनसाइड सेल जो है वो कम है और आउटसाइड सेल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी इसके काम करने से पहले ही अंदर कंसंट्रेशन सोडियम की कम है और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंसंट्रेशन लोअर करनी पड़ती है। ये मज़ीद सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम जो आयन है, इनको पकड़ के यहाँ से बाहर मूव करवा देगा, यहाँ से और मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बाहर शिफ्ट करता जाएगा। अब ये क्योंकि अपोजिट है उस रूल के जो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, डिफ्यूजन के मुताबिक तो सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो इनको मूव करके अंदर आना चाहिए। ये उनको भी स्टॉप करके रखता है, नहीं आने देता। और दूसरी रीज़न अंदर इसमें इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये अंदर जितने और इसके पास सोडियम के आयन पड़े इनको भी उठा के बाहर फेंकता जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसमें एटीपी कंज्यूम करनी पड़ती है इसको। अब इसमें एटीपी कंज्यूम कर ली, इसने इस सोडियम आयन को भी उठा के बाहर भेज दिया, इसने इस सोडियम आयन को भी उठा के जो है वो बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, तो बाहर कंसंट्रेशन जो है इसकी बढ़ जाएगी और अंदर कंसंट्रेशन इसकी बहुत कम रह जाएगी। अब इस वक्त ये है रेस्टिंग फेज में, जब ये कंडक्ट करेगा नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स उस वक्त कंडक्ट होती है जब यही सोडियम आयन जो हैं वो भाग के सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, जब ये अंदर एंटर हो जाएंगे तो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब ये फिर रेस्टिंग फेज में आएगा, फिर ये एनर्जी कंज्यूम करके इनको उठा के बाहर फेंक देगा। ठीक हो गया? सोडियम के लेवल तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लोअर कंसंट्रेशन उसको सोडियम की चाहिए इनसाइड सेल। अब हम बात करते हैं पोटाशियम की। हमने क्या कहा था? ये सोडियम पोटाशियम पंप के तौर पे काम कर रही होती है। ये दरमियान में क्या चीज़ है? प्रोटीन है। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा था, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम दिया था इसको। यहाँ पर भी ये कैरियर प्रोटीन के नाम से हमने इसका नाम लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करेंगे, चेक करेगा ये। पोटाशियम की कंसंट्रेशन
ये पोटाशियम आयन, ये भी पोटाशियम आयन, ये भी पोटाशियम आयन, ये भी पोटाशियम आयन। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनसाइड सेल कंसंट्रेशन पोटाशियम की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आउटसाइड सेल क्या है? आउटसाइड सेल इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब सेल रेस्टिंग फेज में आ गया, रेस्टिंग फेज में आएगा तो उसे क्या चाहिए? हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम इनसाइड सेल चाहिए। वो क्या करेगा? बाहर जितने भी पोटाशियम के आयन उसको मिलेंगे वो इनको भी पकड़ के सेल के अंदर लेता आएगा। और ये प्रोसेस क्योंकि अपोजिट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? अंदर से बाहर होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? वो तो बाहर से जहाँ से पहले से कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे उसकी तरफ लेके आ रहा है। जब वो वहाँ पे लेके आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। जब ये एनर्जी कंज्यूम करके उसको अंदर लेके आएगा, इसने इस मॉलिक्यूल, इस आयन को पकड़ा, इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है, इस आयन को भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ? बाहर कंसंट्रेशन कम हो गई है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन पोटाशियम की बढ़ गई है। ये विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है। और जब भी ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रोसेस विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है तो फिर इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है। विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो यानी कि एटीपी उसने यूज़ करनी होती है, विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगी, उससे हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम होती है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं पहले। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ठीक है, और उसमें सेमी परमिएबल जो है वो बैक्टीरिया तक के लेवल को जो है वो कवर कर सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल में कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। एज ए होल ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, डेफिनेशन इसकी आ सकती है। एग्जाम्पल में से इनकी कंसंट्रेशन जो है ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि रेस्टिंग फेज में जो न्यूरॉन के सेल के इनसाइड सेल जो है वो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। सोडियम की कंसंट्रेशन वो फॉर एग्जांपल पूछ लेता है कि वो इनसाइड सेल जो है रेस्टिंग फेज में ज़्यादा होगी या कम होगी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते रहे हैं, पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इसमें सिर्फ 2 प्रोसेस बाकी बच गए हैं। एक उसमें से है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। ये कंप्लीट करके हमारा पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।